नवदृष्टि इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक विकास का अध्ययन कर रहे समय इसी क्रम में आइए हम लोग बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जो बेसिकली आउटकम था मार्ले मिंटो सुधार यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स का आउटकम माना जाता है। वस्तुतः अगर देखा जाए तो ये जो संवैधानिक विकास हुआ इसके पीछे एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि दिखाई देती है ऐतिहासिक। कहा जाता है कि संघर्ष करते हैं तो कुछ हम प्राप्त करते हैं, संघर्ष हमेशा जाया नहीं जाते। दूसरी तरफ एक बात और कही जाती है कि जो बहुत ही होशियार बार्गेनर होता है, चालाक सौदेबाज होता है, वो किस्तों में अपने अपोनेंट की मांगे पूरी करता है, एक बैग ही सब कुछ नहीं दे देता। अंग्रेज इस मामले में बहुत होशियार थे। जितना प्रेशर इंडियन नेशनल मूवमेंट बिल्डअप कर पाता था उसे थोड़ा कम ही कुछ सुधारों के रूप में मिलता था। हालांकि आप देखिए, जब हम संघर्ष में अपनी इंटेंसिटी बढ़ा रहे होते हैं तो हमारी उपलब्धियां भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे 1892 के अधिनियम में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की प्रणाली आई और इस तरीके से भारतीयों का प्रतिनिधित्व शुरुआत हो चुका था। अब यहां देखेंगे कि इस 1909 के अधिनियम में जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से प्रेशर और बिल्डअप करेंगे तो हमें थोड़ा कंसेशन और मिलेंगे। अब अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो यहां ये पाएंगे कि 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इस विभाजन के पीछे उसकी एक मंशा थी और मंशा ये थी कि भारत में जो उभरता हुआ राष्ट्रवाद है, आप देखेंगे 1905 तक आते आते जो राष्ट्रीय आंदोलन था धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा था, यानी उसमें संवेग आ रहा था। और इससे जो रूलिंग क्लास था, खास करके ब्रिटिश बड़े अधिकारी जो थे, वो इसको लेकर चिंतित हो रहे थे। और लॉर्ड कर्जन इस बात को लेकर चिंतित था कि भारत में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा है वो धीरे धीरे गति प्राप्त कर रहा है और वो आगे चलकर के खतरा बन सकता है। तो इन्होंने बड़ी होशियारी से, बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत बंगाल का विभाजन किया, जिसके बारे में हम इतिहास में डिटेल में पढ़ेंगे कि वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन को सांप्रदायिकता का जहर घोलने का एक प्रयास था। जो बंगाल का विभाजन हुआ था पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में, वो बेसिकली कम्युनल डिवाइड था। राष्ट्रीय आंदोलन में कम्युनल डिवाइड पैदा करने के लिए वो लाया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं इतिहास के माध्यम से कि जो पश्चिमी बंगाल था वो हिंदू बहुल था और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल था। और इस तरीके से कर्जन ने राष्ट्रीय आंदोलन में फूट डालने के लिए, सांप्रदायिकता का जहर घोलने के लिए बंगाल विभाजन किया। उसकी इस चाल को राष्ट्रवादी नेतृत्व ने समझ लिया और उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के रूप में एक बड़ा आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का प्रेशर काफी गवर्नमेंट पर पड़ा, बिल्डअप हुआ। इस दौरान एक और प्रक्रिया चली कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो धाराओं में बट रहा था धीरे धीरे। एक नरमपंथी जो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए अच्छा मानते थे कई मामलों में, और दूसरे जो थे वो जिनको हम गरमपंथी कहते हैं, जिनकी मांगों में कुछ उग्रता थी। वो थोड़ा और आगे की सुधारों की बात करना चाह रहे थे, वो भारतीयों के लिए स्वराज की ओर बढ़ना चाह रहे थे। तो इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में दो धाराएं जो धीरे धीरे मजबूत हो रही थी, वो आप जानते हैं कि सूरत में कांग्रेस के विभाजन के साथ स्पष्ट रूप से अलगाव में आ जाती है। तो जो औपनिवेशिक शासक थे उनको एक मौका मिलता है। आप जानते हैं कि कैरेट एंड स्टिक का मेथड हमेशा उन्होंने अपनाया, यानी जो लोग उदारवादी हैं उनको खुश करने के लिए कुछ सुधार दिए जाए, लाए जाए, और जो उग्रपंथी हैं, गरमपंथी हैं, उनको क्रश किया जाए, उनको दबाया जाए। तो इसी क्रम में ये जो है एक्ट लाया गया था 1909 का। एक चीज और आप देखेंगे कि जो सांप्रदायिकता का विकास हो रहा भारत में, उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अलीगढ़ आंदोलन के रूप में जो एक आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन चला था, वो धीरे धीरे सांप्रदायिक होता जा रहा था। सांप्रदायिकता का रंग और गाढ़ा होता जा रहा था उसका। 1906 में आप देखेंगे
कि एक मुस्लिम जो कहा जाए प्रतिनिधि मंडल था, वो उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलता है और उनसे मांग करता है कि विधान मंडलों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दिया जाए, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ले आया जाए। आप जानते हैं कि 1906 में ही आगा खां के प्रयास और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के प्रयासों से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग का उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन करना ताकि मुसलमानों के लिए ज्यादा से ज्यादा कंसेशन मिल सके। इन परिस्थिति का फायदा उठाते हुए बांटो और राज्य करो की नीति, डिवाइड इट इम्पेरावी जिसे कहते हैं, को संवैधानिक रूप देने का निर्णय ले लिया गया। यानी बांटो और राज्य करो की नीति को कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देने का निर्णय कर लिया जाता है इस समय तक आते आते। और इन्हीं तमाम चीजों का आउटकम था भारत परिषद अधिनियम 1909, जो मार्ले मिंटो सुधारों का परिणाम था, जिसमें हम देख चुके कि लॉर्ड मार्ले उस समय के भारत राज्य सचिव और मिंटो उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय थे। अब आइए देखते हैं कि मुख्य धाराएं क्या थी। पहला चीज आप देखिए, जो विधानमंडल के विस्तार का क्रम आरंभ हुआ था उसे और आगे बढ़ाया जाता है। आप देख रहे हैं 61, उसके बाद में 1892 में भी विस्तार किया गया, फिर से विस्तार किया जा रहा है। अब सदस्य बजट प्रजननिक शक्तियों में विस्तार किया गया। एक तो केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां बढ़ा दी गई। अब सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया और वो प्रस्ताव भी ला सकते थे। लेकिन अभी माफ करिएगा, अभी भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, लेकिन एक अधिकार दे दिया गया। 1892 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन हम यहां देख रहे हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे सदस्य। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह थी कि केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब केंद्रीय विधानमंडल में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या अधिकतम 60 कर दी गई। अब आप देखिए, ये हम लोग मतलब केंद्रीय विधानमंडल का विस्तार देख रहे हैं यहाँ पर। फलतः इसमें कुल सदस्यों की संख्या 69 हो गई, जिसमें से 37 सदस्य शासकीय तथा 32 अशासकीय वर्ग। शासकीय मतलब जो गवर्नमेंट मेंबर, मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थे, और जो नॉन ऑफिशियल हैं वो कितने हो गए? 32 हो गए। यानी ना तो ये मिलिट्री साइड से, ना तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से। अशासकीय सदस्यों में से 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या नॉमिनेटेड होते थे और शेष जो 27 थे वो निर्वाचित होते थे। 27 निर्वाचित सदस्यों में से 6 सदस्य, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो 27 निर्वाचित सदस्य होने थे उसमें से 6 सदस्य पृथक मुस्लिम निर्वाचक मंडलों से। यानी जो मांग आगा खां के शिष्टमंडल ने शिमला में उठाया था, जो मांग मुस्लिम लीग ने उठाया था, आप देखिए बड़ी आसानी से मान लिया जाता। सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट ले आया गया, यानी मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। अब यहां समझने के लिए है थोड़ा सा कि पृथक निर्वाचक मंडल था क्या चीज। तो ऐसा सांप्रदायिकता का जहर घोला गया इस व्यवस्था में, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के पूर्णतः विपरीत था। पहला चीज आप देखें, कुछ क्षेत्रों को मुसलमानों के लिए आरक्षित या रिजर्व डिक्लेयर किया गया, जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, और वहां 2 चरणों में मतदान होने थे। पहले चरण में जो मतदान होता उसमें जितने भी प्रतिनिधि मुस्लिम खड़े होने चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा यहां सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो सकते थे, और जो प्रथम चरण था उसमें वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का था। मान लीजिए एक जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला मुस्लिम इलेक्टोरेट एरिया था, उसमें 15 मुस्लिम सदस्य प्रत्याशी खड़े होते इलेक्शन के लिए, तो पहले राउंड में केवल मुस्लिम वोट करते। इन 15 में से जो मैक्सिमम वोट पाने वाले 5 मेंबर थे, इनको फिर जब जनरल इलेक्शन होता तब उसमें, यानी जो आम निर्वाचन होता, जब सभी के निर्वाचन होते तब उसमें कैंडिडेट के रूप में खड़ा होने का अधिकार था। यानी 15 में से 5 को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। ठीक है, किसके आधार पर? जो मुस्लिम वोट डाले थे। यानी आप ध्यान देंगे, पहले उसमें जो प्रतिनिधि का चुनाव करेगा वो मुस्लिम करेगा, लेकिन जब सेकेंड राउंड में वोटिंग होगी तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम इलेक्ट करेंगे 5 में से 1
यानी पांचों मुस्लिम कैंडिडेट हैं, 5 में से उस एक को चुन लिया जाएगा जिसको सभी लोगों का जो मत पड़ा सर्वाधिक मत मिला उसमें से। तो इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ले आया गया मुसलमानों के लिए, और इस तरह से सांप्रदायिकता को संवैधानिक आधार दे दिया गया, यानी संविधान में शामिल किया गया। आप ध्यान दीजिएगा तुष्टीकरण की इस नीति को किस तरीके से यहाँ पर ले आया गया, और आज तक आप देखते रहे समस्याएं रही, और भारत का विभाजन भी इसी के नाते आगे चल करके हुआ। तो यहाँ पर ये पृथक निर्वाचक मंडल को ले आया गया, जिसको हम कहते हैं एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पोटिज्म, यहाँ पर संवैधानिक निरंकुशता की स्थापना इस अधिनियम द्वारा की गई। अगले प्रावधान देखते हैं। प्रांतीय विधान मंडलों में, जिनमें बंगाल, मुंबई, मद्रास व संयुक्त प्रांत में से में प्रत्येक में 50 सदस्य तथा पंजाब, बर्मा, पहले बर्मा भी भारत का हिस्सा था, और असम में से प्रत्येक में 30 सदस्य होने थे। आप ध्यान दीजिएगा 1937 तक बर्मा भी भारत का ही हिस्सा था उस समय। अगला महत्वपूर्ण बात यह थी कि निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी अभी भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लाया गया। पीछे हमने अभी बताया कि अंग्रेज कोई भी कंसेशन एक बार में ही नहीं देते, धीरे 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 उन्होंने देने का काम किया। तो निर्वाचन जो था सदस्यों का वो अप्रत्यक्ष तरीके से था। एक इलेक्टोरल कॉलेज या मतदाता मंडल बना, उसमें जो स्थानीय बोर्ड थे, जिला बोर्ड थे, ठीक है, कैंटोनमेंट से भी कुछ लोग इलेक्ट होते थे, दूसरा यूनिवर्सिटी से आते थे। तो ऐसे लेकर के एक मतदाता मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम बनाया गया, और उस समय से मतलब वो लोग निर्वाचन का काम करते थे सदस्यों का। जैसे अभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप देखते हैं कौन होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, तो आप देखेंगे संसद के दोनों सदनों के, यानी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं शामिल होते, और साथ ही साथ किसके, राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर के एक मतदाता मंडल का निर्माण करते हैं। वैसे यहां मतदाता मंडल का निर्माण जिला बोर्ड, ठीक है, यूनिवर्सिटी, व्यापार मंडल, ऐसे कुछ उसको चिन्हित किया गया था, जिनमें से लोग क्या करेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा उनमें से, और फिर वो सदस्यों का निर्वाचन करके भेजेंगे। यानी अभी भी निर्वाचन किस तरीके से हो रहा, अप्रत्यक्ष तरीके से ही हो रहा है। अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन जो किया गया, अब आप देखेंगे पहली बार भारतीयों को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी साम्राज्य विधान परिषद में सदस्यता प्रदान की गई। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे भारतीयों को सभी जगहों पर शामिल करने का प्रयास हो रहा है। हालांकि अभी केवल टोकन रूप में ही देखेंगे, नाम के लिए प्रतीक रूप में ही आप पाएंगे। तो कितनी बार, मतलब यहां देखेंगे कि यहां शुरुआत हो रही, कुछ नई शुरुआत हो रही है। अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा, लॉर्ड मिंटो जो समय के गवर्नर जनरल थे ने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या एसपी सिन्हा को प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद में शामिल किया। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता रहता है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लॉर्ड एसपी सिन्हा कहते थे, इनको लॉर्डशिप भी मिल गया था, को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। अगला महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार 2 भारतीयों को भारत सचिव के परिषद के लिए मनोनीत किया गया। आप जानते हैं भारत राज्य सचिव की एक परिषद बनाई गई थी 1858 में, जो भारत संबंधी मामलों को देखता था, और इंग्लैंड में उसी की सरकार, गृह सरकार थी। भारत राज्य सचिव उसकी परिषद मिलकर के भारत के तमाम अफेयर संचालित करते थे। इंडिया ऑफिस थे लंदन में, वहां पर 2 भारतीयों को पहली बार यहाँ पर शामिल किया गया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन 1892 से देखिए आप, यानी शुरुआत तो हो जाती है 1857 के विद्रोह के बाद से ही, लेकिन आप देखते हैं कि 1892 में निर्वाचन की प्रणाली लाई गई। भले ही वो रिप्रेजेंटेशन का एक अप्रत्यक्ष तरीका था, आप यहां देख रहे हैं विस्तार किया गया, लेकिन इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन को खंडित करने के लिए सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया गया। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात जो रही वो ये रही कि अब सांप्रदायिकता को एक संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, जो आगे चलकर के भारत के विभाजन का जिम्मेदार बनता है। ये रीति जो रही, लॉर्ड मार्ले जो एक उदारवादी व्यक्ति माने जाते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, और कहा जाता है कि इन्होंने लॉर्ड मिंटो को लिखा था एक बार कि वी आर शोइंग ड्रैगन्स टीथ
हम नाक के दांत बो रहे हैं जिसके परिणाम आगे चल करके भयंकर होंगे। यानी क्या कहा इन्होंने कि जो ये विभाजन की रणनीति पैदा कर रहे हो, ये आगे चल करके बड़े सांप्रदायिकता का रूप ले सकता है। और आप देखिए इस उदार व्यक्ति की कथनी आगे सत्य होती है। आप ये भी देख सकते हैं कि लॉर्ड बार्ले बड़े पोस्ट पर है मिंटो की तुलना में, लेकिन आप जानते हैं कि इंडिविजुअल का नहीं चलता, कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। और राजनीतिक दृष्टि से भारत पर प्रशासनिक औपनिवेशिक नियंत्रण बनाए जाने की दृष्टि से भारत में फूट और राज करो की नीति, जिसको डिवाइड इट एम्पेरा भी कहते हैं, ये लैटिन टर्म है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड इट एम्पेरा की जो पॉलिसी है यहां पर लागू किया गया ताकि उभरते राष्ट्रवाद को खंडित किया जा सके। महात्मा गांधी ने कहा कि मार्ले मिंटो सुधारों ने सर्वनाश कर दिया हमारा, और आगे आप देखेंगे परिणति देश के विभाजन के रूप में, सांप्रदायिकता का जहर, सांप्रदायिक दंगे। के.एम. मुंशी ने भी कहा था, अगर आप ध्यान दीजिए तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। एक संवैधानिक विकास जो आप पीछे से देखते आ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे संसदीय प्रणाली का विकास हो रहा है। अभी आप 1919 का एक्ट पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हमारे पार्लियामेंट का एक बेहतर स्वरूप दिखने लगा। 1935 में तो एकदम से दिखने लगेगा। तो यहां पर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम विकसित हो रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने, अब आप धूर्तता कहें या कुटिलता कहें, कूटनीति कहें उनकी, उन्होंने अपने स्वहित में, मतलब अपने औपनिवेशिक हितों के नाते भारत में उभरते लोकतंत्र को मार डालने का काम किया। ये कहा था के.एम. मुंशी जी ने इस एक्ट पर अपनी बात रखते हुए, समीक्षा करते हुए। तो हम लोगों ने देखा कि संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में काउंसिलों का विस्तार हुआ। अब पहले से काउंसिल और बड़ी हुई, सदस्यता बढ़ी उसकी, लेकिन सांप्रदायिकता के जहर को भी साथ साथ घोल दिया गया। अब हम लोग अगला अधिनियम लेंगे 1919 का अधिनियम। आज हम यही बात अपनी समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आप ध्यान रखें कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों में को भी इसको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बताएं, ताकि हमें भी थोड़ा उत्साह मिले आपसे। धन्यवाद।